तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के बीच दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, दाखिल खारिज के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास कवाला होना चाहिए जो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, जिसमें हर एक शब्द अक्षर साफ सुथरा दिखना चाहिए ताकि आप स्कैन करें, अपलोड करें तो सिस्टम में भी अच्छी तरीके से अपलोड हो जाए। और ये डॉक्यूमेंट जब अपलोड होकर कर्मचारी या अंचल कार्यालय में पहुंचे तो आपका आवेदन अच्छे से एक्सेप्ट होके सही तरीके से प्रोसेस हो। यानी दोस्तों, दाखिल खारिज का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आपके कवाला का एक कॉपी करना होगा, और कॉपी करने के बाद दोस्तों हर एक पेज पे आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, यानी आपको अपना साइन या अंगूठा करना होगा। उसके बाद ही आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे और उस कवाला को स्कैन किए हुए पीडीएफ को आप अपलोड करेंगे, तभी आपका सफलतापूर्वक आवेदन होगा। अन्यथा बिना सिग्नेचर का, बिना स्व अभिप्रमाणित साइन का आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि हम कवाला को यानी दस्तावेज को कैसे एक पीडीएफ में बनाए हैं और उस पीडीएफ को सेव किए हैं। और सेव करने के बाद आपके सामने मैं आपको दाखिल खारिज का स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है वो भी दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर अब मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने चहेते दोस्तों में इसको शेयर कर दें और लाइक भी करें दोस्तों। और बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। डॉक्यूमेंट को मैं आपको दिखाता हूं कि डॉक्यूमेंट आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा है, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 5 पेज का एक पीडीएफ बना हुआ है, जिसमें आपके पास जो रजिस्ट्री पेपर है यानी आपका जो कवाला है, उस कवाला के हर एक कॉपी को, हर एक पेज को एक बारी-बारी से स्कैन करना है और एक पीडीएफ में उसको बना लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, पीडीएफ बनाने के बाद आपको इस कवाला में कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे ही आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपसे क्रेता का नाम पूछा जाएगा, विक्रेता का नाम पूछा जाएगा, आपसे सेल रीड संख्या पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो है दस्तावेज नंबर कितना है वो आपको लिखना होगा। आपने कितने में ज़मीन को विक्रय किया है या आपको दान में मिला है वो लिखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आपका ज़मीन किस मौजे में पड़ता है वो आपको बारीकी से ध्यान देखकर ही लिखना होगा। और उसके साथ-साथ आपको खाता-खसरा पे भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देकर लिखना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका दाखिल खारिज एक बार रिजेक्ट हो जाता है, आपकी किसी गलती के कारण, तो आप फिर दोबारा दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको डीसीएलआर के पास ही जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ कि दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको गूगल क्रोम को ऑन करना होगा, और गूगल क्रोम को ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ भूमि बिहार लिखना होगा। जैसे ही आप भूमि बिहार लिखेंगे, इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट इंटरफेस आएगा जिसमें होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन लिखा रहेगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने में एक नया पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको यहाँ क्लोज वाले बटन पे क्लिक करना होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट में ही ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। इसके लिए आपको दाखिल खारिज करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कुछ सेकंड के लिए सर्च लेगा। तो दोस्तों कुछ साइड में प्रॉब्लम है, इसके लिए स्लो में काम कर रहा है। इसके बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपसे आपका मोबाइल नंबर माँगा जाएगा। यानी दोस्तों आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो भी मोबाइल नंबर दिया था, उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ टाइप करना होगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ अपना कैप्चा कोड फिलअप करना होगा।
कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आप साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। चलिए देखते हैं ओटीपी हम आया कि नहीं है। तो दोस्तों अब मेरा ओटीपी आ गया है, हम ओटीपी टाइप कर देते हैं। ओटीपी टाइप करने के बाद आपको कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका वो ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा और आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपका ये होम पेज आ गया जहाँ से आप दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन वाले ऑप्शन पे फिर से एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने में दिखेगा, जिसको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और यहाँ आप देख सकते हैं जिला या अंचल चुने। तो दोस्तों आपको जिला वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और आप जिस भी जिला से आवेदन कर रहे हैं उस जिला को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको अपना अंचल सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ का अंचल भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अंचल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ नया दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम इस पे भी क्लिक कर लेते हैं। दाखिल खारिज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड के लिए आपके सामने में ये सर्च लेगा और आपके इसके बाद एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें आपका पर्सनल डाटा मांगा जाएगा, यानी आवेदनकर्ता का डाटा मांगा जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें, यानी जिसके नाम से रजिस्ट्री हुआ है वही आवेदन करवाने के लिए अगर आए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप आवेदन स्वयं क्रेता सेलेक्ट करेंगे या फिर जिसके नाम से रजिस्ट्री हुआ है और उसके घर का कोई मेंबर अगर कोई आया हुआ है ऑनलाइन करवाने के लिए, तो आपको आवेदक कोई सेवा प्रदाता पे क्लिक करना होगा। चलिए दोस्तों यहाँ क्रेता खुद आवेदन करवाने के लिए आया है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं स्वयं क्रेता पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर कुछ सेकंड के लिए यहाँ सर्च लिया जाएगा और सर्च लेने के बाद आपके सामने में ये पेज खुल के आएगा जिसमें आवेदक का पूरा नाम लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों आवेदक का नाम लिख देते हैं। आवेदक का नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ आवेदक के अभिभावक या पिता का नाम लिखना होगा, तो हम इसके फादर का नाम लिख देते हैं। इसके बाद दोस्तों आवेदक और अभिभावक के बीच का संबंध हम चूज कर लेते हैं। आवेदक और अभिभावक के बीच जो रिलेशनशिप है वो यहाँ हम आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और इसके बाद दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा और आपने अगर ज़मीन खरीदा है किसी से पैसे देकर तो आपको सेल या परचेज पे क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ कुछ सेकंड के लिए डाटा रिफ्रेश होगा और आपके सामने में फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको यहाँ पे अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर देना होगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ईमेल आईडी डालना होगा, तो आपके पास जो भी मेल आईडी हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना होगा और प्रेजेंट एड्रेस जो भी एड्रेस होगा दोस्तों वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इसके बाद दोस्तों डिटेल्स को फुल डिटेल्स में भरना होगा, जैसे आपका गांव का नाम क्या हो गया दोस्तों, आपके पोस्ट ऑफिस का जो भी नाम है वो पोस्ट ऑफिस का नाम आप भर देंगे। इसके बाद अपने आप पीएस यानी थाना का नाम फिलअप करेंगे दोस्तों और इसके बाद आप अपने ज़िला को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़िला ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो के आ गया, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट होके आ गया और यहाँ पे आप पिन कोड देख सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है दोस्तों तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं सेम एज प्रेजेंट पे। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप फिर से यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इनका दोनों एड्रेस सेम है तो हम सेव एज प्रेजेंट पे क्लिक कर देते हैं। सेव एज प्रेजेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ कुछ सेकंड के लिए रिफ्रेश लेगा और ये डाटा इसमें ऑटोमेटिक फिलअप होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों फिलअप होके आ गया। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर ये कुछ सेकंड के लिए सर्च लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं नेट बहुत ही स्लो है, शायद सर्वर भी स्लो है, इसके लिए ऐसा इशू आ रहा है दोस्तों। तो हम वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड। तो दोस्तों देख रहे हैं कि सर्वर बहुत ही स्लो है। इसके सामने में आप इसके बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स फिलअप करना होगा। तो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टैब में रजिस्टर डीड पहले ही सेलेक्ट हुआ है। डॉक्यूमेंट टैब 2 में अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हुआ है। डॉक्यूमेंट टैब में दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा रजिस्टर डीड, और डॉक्यूमेंट नंबर में आपको यहाँ दोस्तों सेल डीड का जो नंबर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सेल डीड का नंबर दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर कोई भी रजिस्ट्री पेपर है तो दोस्तों आप इस कॉर्नर पे देख सकते हैं, यही सेल डीड नंबर है। जैसे आप देख सकते हैं आपके पास अगर कोई नया कवाला होगा तो फ्रेश लिखा होगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही पुराना कवाला है इसके लिए धुंधला दिख रहा है। यही सेल डीड नंबर आपको यहाँ डालना है। तो चलिए हम डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये सेल डीड का रजिस्ट्री किस डेट में हुआ वो आप डेट देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप 23/9/1985 का डेट है दोस्तों। 4/6/1985 का है दोस्तों, सही से पता नहीं चल रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको अगले पेज पे ले जाके दिखाता हूँ। 4/6/1985 है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 4/6/1985 है। तो आपको सेल डीड का डेट यहाँ पे लिखना होगा 4/6/1985, जिसको आप कैलेंडर के सहारे चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। अभी इसके बाद आपको अमाउंट सेलेक्ट करना होगा कि कितने रकम में ये ज़मीन परचेज किया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ज़मीन कितने रुपये में परचेज किया गया है। तो तादाद जरसेमन आप यहाँ देख सकते हैं कि 2000 रुपया में ये ज़मीन परचेज किया गया है। तो आप यहाँ पे जरसेमन 2000 रुपया लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा ये रजिस्ट्री कौन से रजिस्ट्रार के पास कौन से रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री हुआ है, कहाँ से हुआ है, उस ज़िला को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से रजिस्ट्री हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं सब रजिस्ट्री वो ज़िला दरभंगा, यानी दरभंगा से ये वाला रजिस्ट्री हुआ है। तो आपको यहाँ दरभंगा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण देना है। यानी दोस्तों ये 90 दिन से ज़्यादा, यानी 20-25 साल से भी ज़्यादा इस रजिस्ट्री को हो चुका है। इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ कारण दर्शाना होगा कि किस कारण से अभी तक आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया। तो मैं कुछ कारण लिख देता हूँ दोस्तों। तो मैंने दोस्तों यहाँ अपना कारण लिख दिया है कि रजिस्ट्री कराने के बाद मैं गांव से बाहर चला गया था, इसी कारण मैं दाखिल खारिज नहीं करा पाया। इसके बाद दोस्तों लिखने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कुछ सेकंड के लिए फिर से सर्च लेगा और आपको अगले पेज में रीडायरेक्ट कर देगा। तो हम वेट करते हैं दोस्तों अगले पेज में जाने के लिए।
तो दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि कम से कम 100 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं दोस्तों। और आगे कुछ भी। इसके बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से कुछ सेकंड के लिए आपके सामने में डाटा सर्च करेगा और आपको नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो दोस्तों सर्वर बहुत ही स्लो है, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है देखने में। दोस्तों आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन कैसे किया जाता है, ताकि आप भी अपने घर में या अपनी दुकान में बैठ के आराम से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ आपसे बायर का डिटेल्स पूछा जाएगा, यानी जिस भी आदमी के नाम से ये ज़मीन खरीदा गया है उसका पूरा डिटेल्स फिलअप करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ नाम मोकिर अले, यानी ये क्रेता है, तो इसका पूरा डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। इसका नाम, इसके पिता का नाम और पूरा एड्रेस। तो चलिए दोस्तों हम फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ इसका जाति सेलेक्ट कर लेना है। जाति सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जेंडर चूज़ करना होगा। जेंडर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ इसका मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों इसका हम मोबाइल नंबर लिख देते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद दोस्तों अब इसका एड्रेस लिखना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल्स में जाके दोस्तों यहाँ से भी इसका एड्रेस कॉपी करके ला सकते हैं और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इसका आधार नंबर लिखना होगा। जो भी क्रेता के नाम से ज़मीन होगा उसका अब आधार नंबर लिखना कंपलसरी कर दिया गया है दोस्तों। तो आप आधार नंबर कस्टमर का लेकर इस पर यहाँ लिख सकते हैं। आधार नंबर लिखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना होगा दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से अगले पेज पे ले जाया जाएगा, जो आपको सेलर का डिटेल्स पूछा जाएगा, यानी जिसने भी ये ज़मीन बेचा है उसका डिटेल्स पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ विक्रेता कौन है। नाम मोकिर, यानी जो यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं दोस्तों, ये नाम और इसके पिता का नाम, ये विक्रेता है और इसी को सेलर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ आके फिर से फिलअप कर लेते हैं सेलर का डिटेल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेलर डिटेल्स में सेलर का नाम पूछा जा रहा है, तो हम सेलर का नाम यहाँ टाइप कर देते हैं। इसके बाद इसके पिता का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसके पिता का नाम हम डाल देते हैं। इसके बाद इससे रिलेशन पूछा जा रहा है कि विक्रेता का गार्जियन से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों ये इसके पिता है, तो हम इसके पिता का नाम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद इसका कास्ट यानी कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको जेंडर चूज़ करना होगा और इसके आगे आपको मोबाइल नंबर चूज़ करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम मोबाइल नंबर भी टाइप कर देते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ फिर से इसका एड्रेस चूज़ करना होगा। तो दोस्तों क्रेता और विक्रेता दोनों का एड्रेस सेम ही है, तो हम यहाँ इसका एड्रेस भी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको प्लॉट का डिटेल्स फिलअप करना होगा। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसका प्लॉट का डिटेल्स फिलअप करेंगे, तब तक इंतज़ार कर लेते हैं नेक्स्ट पेज खुलने का। तो दोस्तों मैं वेट कर रहा हूँ, देख सकते हैं शायद कुछ धीरे-धीरे काम कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपसे अब प्लॉट का डिटेल्स पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ हल्का चूज़ करना होगा। तो ये ज़मीन जिस भी हल्का में है दोस्तों, उस हल्का को आप चूज़ कर लेंगे।
हल्का चूज़ करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे डाटा कुछ सेकंड के लिए रिफ्रेश लेगा और रिफ्रेश लेने के बाद आपको यहाँ का मौजा चूज़ करने के लिए बोलेगा। तो चलिए दोस्तों डाटा रिफ्रेश होने का इंतज़ार करते हैं। अब आपके सामने में मौजा पूछा जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ इसका मौजा भी फ़िल अप कर सकते हैं। तो मौजा और हल्का दोस्तों इनका दोनों सेम ही है, तो हम दोनों सेम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ खाता वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इसका जो भी खाता है आपको यहाँ टैप करना होगा। खाता नंबर टैप करने के बाद दोस्तों अब यहाँ आपको खिसरा नंबर टैप करना होगा। तो आप खिसरा नंबर केवाला पे देख के टैप कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको केवाला पे दिखा देता हूँ कि खाता और खिसरा कहाँ लिखा रहता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ केवाला पे आके। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे ये खाता नंबर है और ऊपर में भी खाता लिखा हुआ है और इसके नीचे में ये खिसरा नंबर है और इसके ऊपर में भी खिसरा लिखा हुआ है। तो यही खाता नंबर खाता में डालेंगे दोस्तों और खिसरा नंबर खिसरा में डालेंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं खाता खिसरा दोस्तों। खाता खिसरा डालने के बाद आपको यहाँ एकड़ में ज़मीन का रकबा डालना होगा। तो दोस्तों ये एकड़ में ज़मीन नहीं है, इसके लिए आपको यहाँ 0 डालना होगा। इसके बाद आपसे डिसमिल पूछा जा रहा है कि कितना डिसमिल ज़मीन है। तो दोस्तों यहाँ जितना भी ज़मीन होगा उसको आपको डिसमिल में डालना होगा। तो हम देख लेते हैं कि ज़मीन कितना है इसके पास। यानी 1.5 कट्ठा ज़मीन है दोस्तों। तो 1.5 कट्ठा को आप कैलकुलेट कर लें कि कितना ज़मीन होता है। यानी 1 कट्ठा में दोस्तों 4.36 डिसमिल होता है। तो आप जोड़ सकते हैं 4.36 प्लस 1 4.36 प्लस 2.18 यानी 6.54 डिसमिल हो जाता है दोस्तों। तो हम टैप कर लेते हैं 6.54 डिसमिल। इसके बाद आपको इसका चौहद्दी लिखना होगा। तो चौहद्दी आप कहाँ से लिखेंगे दोस्तों? तो आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर में ये नाम लिखा है, फिर दक्षिण में ये नाम लिखा है, पूरब में फिर ये लिखा है और पश्चिम में ये लिखा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे चौहद्दी फिलअप कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसका चौहद्दी टाइप कर दिया। अब इसके आगे आपको सेलर का जमाबंदी सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको ऐड वाले बटन पे क्लिक करना होगा और ऐड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कुछ सेकंड के लिए सर्च लेगा और आपको डायरेक्ट जमाबंदी वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। और आपसे यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है। तो दोस्तों यहाँ विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, इसके लिए आपको यहाँ यस करना होगा। अगर विक्रेता के नाम से जमाबंदी नहीं होता, उसके पिता के नाम से होता दोस्तों, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है तो इस पे क्लिक किए और इसके बाद आपको भाग वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप भाग वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपसे भाग और पृष्ठ नंबर पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपके पास जो जमाबंदी नंबर है वो उस नंबर से आपको भाग और पृष्ठ सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको जमाबंदी का पेज भी दिखला देता हूँ। भाग और पृष्ठ सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपके पास सामने जमाबंदी का पेज जो नेट से ऑटोमेटिक आ गया है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं जमाबंदी रैयत का नाम है जो विक्रेता है। तो विक्रेता का नाम यहाँ मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो विक्रेता का नाम यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, वही नाम यहाँ पे जमाबंदी पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ उपरोक्त जमाबंदी से ज़मीन का दाखिल खारिज होना है। अगर होना है तो दोस्तों आपको येस पे क्लिक करना होगा और उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका डाटा सेव हो जाएगा। डाटा सेव होने के बाद आपको ओके पे क्लिक करके यहाँ क्लोज वाले बटन पे क्लिक करना होगा। क्लोज वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कुछ सेकंड के लिए सर्च लेगा और सर्च लेने के बाद आपको फिर वही उसी
प्लॉट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, जिसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने में अगला पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करना होगा दोस्तों। तो कैप्चा कोड हम फिलअप कर लेते हैं। और कैप्चा तो दोस्तों कैप्चा कोड फिलअप मैंने कर लिया, लेकिन फिलअप करने के बाद आपको मैं ऊपर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड का कुछ हेडिंग दिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी दस्तावेजों को मिलाकर एक पीडीएफ फाइल बनाइए। जैसा कि मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल बना के दिखाया था दोस्तों, कि आपके पास जो दस्तावेज है उस सारे पेज को स्कैन करके एक पीडीएफ फाइल बना लेना है। उसके बाद सभी दस्तावेज स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। यानी दोस्तों आपके पास जो दस्तावेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी पे आप कस्टमर का सिग्नेचर लेना है। कोई भी पेज नहीं छोड़ना है दोस्तों, अन्यथा इसके कारण भी आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, दस्तावेज 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप को इन सभी बातों पे ध्यान देना होगा दोस्तों। आप जो भी कवाला कस्टमर से ले उस पे सेल्फ अटेस्टेड करा के ले, और स्कैन करे तो 2 एमबी से नीचे ही रखे, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा कि आपका कवाला कहाँ है, वहाँ से आप खोज के लाएँ और यहाँ अपलोड करें। तो चलिए दोस्तों मैं डॉक्यूमेंट कहाँ रखा हूँ वो एक बार देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा दस्तावेज ये है, जिसका मैंने नाम 18009 से रखा है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कुछ टाइम लेगा, क्योंकि ये पीडीएफ बना हुआ है, ताकि अपलोड होने में यहाँ कुछ समय लेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सर्च ले रहा है, और सर्च लेने के बाद आपके सामने में सक्सेसफुली अपलोडेड डॉक्यूमेंट यहाँ शो कर गया। यानी आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो व्यू वाले बटन पे क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को आप फिर से प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही है या नहीं। अगर गलत रहता है दोस्तों तो आप फिर से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया था 18009 के नाम से, तो दोस्तों वही डॉक्यूमेंट है। इसमें क्रेता विक्रेता का नाम बिल्कुल सही है। इसका प्रॉपर्टी नंबर भी सही है दोस्तों। ये जहाँ का ज़मीन है इसका मौजे भी सही है। यानी ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल करेक्ट अपलोड हुआ है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा और वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये फिर कुछ सेकंड के लिए डाटा सर्च लेगा और आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें बायर मोबाइल का वेरिफिकेशन करना होगा। यानी जिस क्रेता ने ज़मीन खरीदा है उसका डाटा या और मोबाइल नंबर यहाँ वेरीफाई करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ इसका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम ओटीपी भेज लेते हैं और कस्टमर से पूछ के यहाँ पे टैप कर देते हैं। हेलो। हाँ देखियो, हाँ देखियो। छः अंक के छै, 6 डिजिट के, ओकरा 1987 के खोलियो 6 अंक के। तनी जल्दी करू, टाइम आउट है। जल्दी बताओ। लाइने पर रुकू, 5 मिनट और लाइने पर रुकू, एगो और ओटीपी देते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओटीपी मैंने डाल दिया और ये वेरीफाई भी हो चुका है। इसके बाद आपको इस डाटा को एक बार फिर से प्रीव्यू कर लेना है कि आपने जो डाटा फिलअप किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो दोस्तों एक बार हम मिला लेते हैं। ₹2000 और सूर्यनारायण झा कैलू झा स्वर्ग श्री लाल मुझे भंडारी श्याम 454 कितना जमीन देख सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पूरा डाटा प्रीव्यू कर लिया है। इसके बाद आपको एक टिक बॉक्स वाले बटन पे क्लिक करना होगा और इसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे कस्टमर के मोबाइल पे एक और ओटीपी जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम ओटीपी फिर से ले लेते हैं। हाँ देखिए। हम्म। अरे फिर से खोलिए ना, 6 अंक के है। अंदर जाके देखियो, 100 डिजिट के है फिर। तो देख तो दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि मैंने ओटीपी डाल दिया है और इसके बाद आपको कंफर्म एंड फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने में आपका जो दाखिल खारिज सफलतापूर्वक कर ली गई है। आपका वाद्य संख्या इतना है, यानी दोस्तों आपने जो आवेदन किया है वो सफलतापूर्वक आपका आवेदन हो चुका है। इसमें भूमि की दाखिल खारिज के लिए अर्जुन झा पुत्र सूर्यनारायण झा निवासी इतना जो भी है डिटेल्स फिलअप हो गया है दोस्तों। और यही आपका दाखिल खारिज का रिसीविंग हो गया है। अब आपको इस रिसीविंग को लेकर अपने अंचल कार्यालय के कर्मचारी के पास जाना होगा और उसके बाद वहाँ जो है उसका प्रोसेस होगा, जिसमें आपको महीना सवा महीना का समय भी लगता है दोस्तों। वो सारा प्रक्रिया होने के बाद आपका रसीद कटना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।